नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी9 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। सबसे पहले बात प्रकृति के कहर की करेंगे। महाराष्ट्र के कितने जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाई है, कहां बाढ़ के चलते कोविड सेंटर में फंसे मरीज, पीएम मोदी ने सीएम उद्धव से बात कर क्या कहा, और तेलंगाना में कहां है बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ और बारिश की खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 बाढ़ बारिश। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश के बाद हालात काफी खराब हो गए हैं। कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। रायगढ़ में तेज बारिश की वजह से पूरा शहर डूबा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की टीमें पहुंचने की कोशिश में जुटी हैं। जिला कलेक्टर ने खत लिखकर 3 से 4 हेलीकॉप्टर मदद के लिए भेजने की मांग की है और नेवी और कोस्ट गार्ड से भी मदद मांगी है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में मूसलाधार बारिश से हालात खराब हैं। चिपलून में भीषण बाढ़ में हजारों लोग फंसे हैं। यहाँ के कोविड सेंटर में 8 मरीज वेंटिलेटर जबकि 4 मरीज ऑक्सीजन पर हैं। इनके अलावा डॉक्टर और स्टाफ भी फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ ने चिपलून में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। नेवी को तैयार रहने के लिए कहा गया है। महाराष्ट्र के पुणे में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमा शंकर मंदिर क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से पानी भर गया है। मंदिर में चारों तरफ बाढ़ का पानी ही दिख रहा है। पानी भरने से स्थानीय लोग दहशत में हैं। श्रद्धालु अपने भगवान से जल्द ही इस भीषण त्रासदी को खत्म करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पुणे का खड़कवासला बांध भारी बारिश के कारण उफान पर है। एहतियात के तौर पर बांध के गेट को खोला गया, जिससे तबाही की संभावना कम हो सके। निचले इलाकों के लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है। लोगों से अपील की गई है कि वो ऊंचाई वाले इलाकों की ओर चले जाएं। इसके अलावा सांगली और चांदोली बांध में भी पानी ओवरफ्लो कर रहा है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में जोरदार बारिश की वजह से पंचगंगा नदी अब खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यहाँ के करवीर तालुका के चिखली, आंबेवाड़ी और आरे गांव सहित कोल्हापुर शहर के लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। एनडीआरएफ की टीम लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। ठाकरे से चर्चा के बीच मोदी ने ट्वीट किया। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की। हालात को सुधारने के लिए केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सभी की सुरक्षा और सलामती के लिए प्रार्थना करता हूँ। तेलंगाना के निर्मल और आदिलाबाद जिले में भारी बारिश की वजह से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जिले में नदियां, नहर, जलाशय, तालाब सब कुछ भरकर पानी आसपास के शहरों और गांवों में घुस गया है। मुख्यमंत्री केसीआर ने अधिकारियों को आदेश दिया है और एनडीआरएफ की टीम को राहत कार्य के लिए बाढ़ प्रभावित जिलों में भेजा है। मध्य प्रदेश के सिरोंज तहसील में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। गांव में कई जगह कच्चे घर गिरे, घरों में पानी घुस गया, जिसके चलते लोगों को अपने घरों की ऊपरी मंजिल में शरण लेनी पड़ी। प्रशासन के बचाव दल के नहीं पहुंचने से नाराज लोगों ने बाढ़ के पानी में खड़े होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। गोवा में भारी बरसात का कहर देखने को मिला। पोंडा इलाके में बनी सफा मस्जिद की दीवार का एक हिस्सा भारी बारिश के कारण गिर गया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कलेक्टर सहित अधिकारियों को स्थल के जीर्णोद्धार के लिए स्थल का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। पश्चिम बंगाल में 12वीं क्लास के नतीजे भी क्यों हिंदू मुस्लिम के नाम आए, जंतर मंतर पर क्या है आज किसानों की तैयारी, क्या आज राज कुंद्रा को मिल पाएगी जमानत। देश की अहम खबरों को देखिए टॉप 9 राष्ट्र में। जंतर मंतर पर किसान संसद का आज दूसरा दिन है। आज फिर 200 किसान आंदोलन के लिए पहुंचेंगे। जंतर मंतर पर किसानों का आंदोलन कल यानी गुरुवार से शुरू हुआ है। रोजाना अधिकतम 200 किसानों को यहां सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बैठने की इजाजत दी गई है। तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को ये अनुमति आगामी 9 अगस्त तक के लिए मिली है और इसके लिए यहाँ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जंतर मंतर पर किसान आंदोलन के पहले दिन किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान खेती करना भी जानता है और संसद चलाना भी जानता है। टिकैत ने कहा कि जो सांसद किसानों की आवाज नहीं उठाएगा हम उसका विरोध करेंगे, भले ही वो किसी भी पार्टी का हो। किसान नेताओं पर दायर किए गए मुकदमे वापस लेने की मांग भी की गई। प्रदर्शन के दौरान योगेंद्र यादव ने कहा कि ब्रिटेन की संसद हमारे मुद्दों पर बहस कर रही है, लेकिन हमारी सरकार नहीं। केंद्र में मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन पर विवादित बयान दिया है। लेखी ने कहा कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान नहीं, वे मवाली हैं। उनका राजनीतिक एजेंडा है। लेखी के बयान पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम मवाली नहीं किसान हैं। किसानों के बारे में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। किसान देश का अन्नदाता है। कांग्रेस ने फिर से कहा कि किसानों की मांग के हिसाब से तीनों काले कानून को रद्द किया जाए। राज्यसभा में पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी, तोमर साहब और उनके बाकी सभी साथी यही कह रहे हैं कि इन 3 कानूनों से कोई नुकसान नहीं है और उसमें क्या कमियां हैं वो बता दीजिए। खड़गे ने कहा कि हमने पहले भी कमियों को बताया है और अभी भी हम इस पर सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और अकाली दल नेता हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि किसान 8 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। 500 से ज्यादा किसानों की आंदोलन के दौरान मौत हो गई है। सरकार कहती है कि कानून वापस नहीं लेंगे, ऐसे में फिर बातचीत का मतलब ही क्या रह जाता है। हरसिमरत ने आरोप लगाया है कि किसानों के प्रतिनिधियों को संसद में इस मुद्दे को उठाने नहीं दिया जा रहा है। जंतर मंतर तक पहुंचे किसान आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा रही है। इसके तहत 26 जुलाई और 9 अगस्त को सिर्फ महिला किसानों का समूह ही जंतर मंतर पर किसान संसद में हिस्सा लेगा। दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों में भी महिलाओं की अब तक अच्छी खासी भागीदारी रही है। पश्चिम बंगाल के 12वीं बोर्ड के नतीजे हिंदू मुस्लिम बताकर जारी किए गए। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी बोर्ड का रिजल्ट छात्र छात्रा का धर्म बताकर जारी किया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष महुआ दास ने बताया कि 12वीं के रिजल्ट में मुर्शिदाबाद की एक मुस्लिम लड़की ने 500 में से 499 अंक हासिल किया है और वो स्टेट टॉपर बनी है और ऐसा पहली बार हुआ है। राज कुंद्रा की रिमांड आज खत्म हो रही है। कुंद्रा की आज ही कोर्ट में पेशी होगी। पॉर्न फिल्म मामले में राज कुंद्रा को किला कोर्ट ने 23 जुलाई तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था। इसके अलावा उनके साथी रायन थार्प को भी पुलिस रिमांड पर लिया गया था। मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि राज कुंद्रा के खिलाफ उसे कई ठोस सबूत मिले हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का आज तीसरा और आखिरी वनडे मैच खेला जाएगा। मैच कोलंबो में दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। पहले दोनों मुकाबले जीतकर भारत पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुका है। भारतीय टीम का लक्ष्य आज का मुकाबला जीतकर सीरीज में क्लीन स्वीप करने का होगा। 25 जुलाई से दोनों टीमों के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज शुरू होगी। क्या टीएमसी सांसद शांतनु सेन को मिलेगी सदन में उनके किए की सजा, और सिद्धू और कैप्टन में हुई सुलह कितने वक्त तक रहेगी? उत्तराखंड में कौन बनने जा रहा है आम आदमी पार्टी का चेहरा? सियासत से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 सियासत। आईटी मिनिस्टर के हाथों से सदन में उनके भाषण की कॉपी छीनना और फाड़ना टीएमसी सांसद शांतनु सेन को महंगा पड़ सकता है। राज्यसभा में उनके खिलाफ नियम 256 के तहत केंद्र सरकार प्रस्ताव लाएगी। प्रस्ताव में शांतनु सेन को मानसून सत्र की बाकी बची हुई अवधि के लिए सस्पेंड करने की मांग होगी। आज शांतनु सेन के खिलाफ ये प्रस्ताव राज्य मंत्री वी मुरलीधरन लाएंगे। पेगासस रिपोर्ट पर आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मानसून सत्र से पहले ऐसी रिपोर्ट आना संयोग नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस रिपोर्ट में कई सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं। यही नहीं, आईटी मिनिस्टर ने कहा कि इससे पहले भी पेगासस को लेकर कई तरह की दावे व्हाट्सएप पर किए जा रहे थे। मंत्री ने कहा कि हालांकि उन बातों में कोई तथ्य नहीं था और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे खारिज कर दिया था। सदन में टीएमसी सांसद शांतनु सेन के रवैये को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया है। नड्डा ने कहा कि शोर मचाना, कागज फाड़ना उनकी संस्कृति है। संसद की मर्यादा के खिलाफ काम करने का टीएमसी का पुराना इतिहास है। संसद में विपक्ष के आक्रामक रवैये को देखते हुए प्रधानमंत्री ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। सदन के अंदर और बाहर विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए पीएम ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कानून मंत्री किरण रिजिजू समेत अन्य सहयोगियों के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा की है। आखिरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच का विवाद खत्म होता दिख रहा है। कैप्टन ने सिद्धू के साथ नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्षों कुलजीत नागरा और संगत सिंह की ओर से भेजे गए निमंत्रण को कबूल कर लिया है और आज होने वाली सिद्धू की ताजपोशी में शामिल होने जा रहे हैं। इससे पहले अमरिंदर सिंह ने सुलह के लिए सिद्धू की माफी की शर्त रखी थी। सुलह के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज पंजाब के तमाम विधायकों, सांसदों और पार्टी के सीनियर नेताओं को सुबह 10 बजे चाय पर बुलाया है, जिसमें सिद्धू भी शामिल होंगे। पंजाब भवन में बुलाई गई इस टी पार्टी को अब तक नाराज कैप्टन की ओर से युद्ध विराम के तौर पर देखा जा रहा है। बताया गया है कि इसी चाय पार्टी के बाद सभी नेता सिद्धू की ताजपोशी में शामिल होंगे। उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में होने वाले चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी जोर शोर से जुट गई है। कर्नल कोठियाल उत्तराखंड में आपका मुख्यमंत्री चेहरा हो सकते हैं। उत्तराखंड दौरे पर गए मनीष सिसोदिया ने ऐसे संकेत दिए हैं। सिसोदिया ने पत्रकारों के सामने खुद सवाल किया कि उत्तराखंड का अगला सीएम कौन हो, भ्रष्ट नेता या देशभक्त फौजी। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि क्या कर्नल कोठियाल को उत्तराखंड का अगला सीएम होना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मुस्लिमों की आबादी बढ़ाने के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया है कि अगर सभी का डीएनए एक है तो फिर ऐसी गिनती क्यों। ओवैसी ने ये भी कहा कि सच्चाई ये है कि 1950 से 2011 के बीच मुसलमानों की आबादी की ग्रोथ में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। ओवैसी ने संघ पर मुस्लिमों के प्रति नफरत रखने का भी आरोप लगाया है।
यूपी में आज से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत कर रही बीएसपी ने 29 जुलाई तक के पूरे कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में आज अयोध्या में कार्यक्रम होगा। वहीं 24 और 25 जुलाई को अम्बेडकर नगर में बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन होगा। 26 जुलाई को प्रयागराज, 27 जुलाई को कौशाम्बी, 28 प्रतापगढ़ और 29 जुलाई को सुल्तानपुर में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन होगा। कहां वैक्सीन के लिए मची मारामारी, दिल्ली में 9 दिन के लिए क्यों रोकनी पड़ी कोविशील्ड की पहली डोज, वायरस के ओरिजिन को छुपाने के लिए चीन अब रच रहा है कौन सा प्रपंच। देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वैक्सीन लगवाने के लिए मारपीट की नौबत आ गई। जिले के नरसिंहगढ़ तहसील के उतपुरिया गांव के वैक्सीनेशन सेंटर पर 500 वैक्सीन थी, लेकिन गुरुवार को यहां इससे कहीं बहुत ज्यादा लोग पहुंच गए। काफी सारे लोग सुबह से ही लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब भीड़ ज्यादा बढ़ गई तो पहले अफरा तफरी मची और फिर मारपीट होने लगी। मध्य प्रदेश में भिंड से आलमपुर ले जाते समय कोरोना वैक्सीन की 50 वाइल यानी 500 डोज गुम हो गई। वैक्सीन गुम होने की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य कर्मी आलमपुर थाने पहुंचा और रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस को मामला संदिग्ध लग रहा है, क्योंकि इतने डोज की कीमत प्राइवेट में 1 लाख से अधिक होती है। दिल्ली में 31 जुलाई तक सिर्फ दूसरी डोज वालों को ही कोविशील्ड वैक्सीन लगेगी। टीकों की सीमित आपूर्ति के कारण दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है। ऐसे में सरकार ने तय किया है कि जिन लोगों को कोविशील्ड टीके की दूसरी डोज का वक्त आ चुका है, उन्हें देरी नहीं की जानी चाहिए। इसी वजह से आज से अगले 9 दिन तक दिल्ली वासियों को कोविशील्ड की पहली डोज नहीं लग पाएगी। मध्य प्रदेश में आज से गर्भवती महिलाओं को भी वैक्सीन लगेगी। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इस बारे में सभी जिलों को निर्देश दे दिए हैं। महिलाओं को कोवैक्सीन की दोनों डोज 28 दिन के भीतर लगाई जाएगी। गर्भवती महिलाओं को मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में वैक्सीन लगेगी। खास बात यह है कि गर्भवती महिलाओं को वैक्सीनेट करने के लिए मेडिकल स्टाफ को विशेष रूप से ट्रेनिंग दी गई है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान वेंटिलेटर्स के सही तरीके से इस्तेमाल न होने पर केंद्र सरकार राज्यों से नाखुश है। केंद्र सरकार का मानना है कि सप्लाई किए गए वेंटिलेटर में से बड़ी संख्या में राज्यों ने इस्तेमाल ही नहीं किए और बिना इस्तेमाल के ही राज्यों के गोदामों में पड़े रहे। केंद्र ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वो वेंटिलेटर्स को इंस्टॉल करने में तेजी लाएं और अभी भी अगर अतिरिक्त वेंटिलेटर की जरूरत हो तो केंद्र को बताएं। आधे से ज्यादा यूरोपीय देशों ने भारत की कोविशील्ड वैक्सीन को अब तक मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी इसलिए अहम है क्योंकि इसके बाद ऐसे भारतीयों को इन देशों की यात्रा करना आसान हो गया है जिन्होंने कोविशील्ड की दोनों डोज ले ली है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम वैक्सीनेट हो चुके भारतीयों के लिए ट्रैवल प्रतिबंधों को खोलने के लिए ज्यादा से ज्यादा देशों से बात कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि कोरोना काल में गरीबों के किराए माफ करने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री के वादे को लागू किया जाना चाहिए। दरअसल 29 मार्च 2020 की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली के मकान मालिक उन लोगों से कुछ महीने तक किराए न वसूलें जो कमाई रुक जाने की वजह से किराया देने में सक्षम नहीं है। तब केजरीवाल ने ऐसे मकान मालिकों को किराए की सरकार की ओर से भरपाई का भरोसा दिया था। चीन किसी भी सूरत में कोरोना वायरस के ओरिजिन की सच्चाई को सामने नहीं आने देना चाहता। वुहान लैब से वायरस की उत्पत्ति की थ्योरी की दोबारा जांच के WHO के प्रस्ताव को चीन ने सिरे से खारिज कर दिया है। WHO की टीम पहले भी वुहान जाकर छानबीन कर चुकी है, लेकिन उसे नतीजे तक पहुंचने के लिए अभी और तथ्यों की दरकार है। लेकिन चीन का अड़ियल रुख लगता नहीं कि सच को सामने आने देगा। यूएन के निर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने कोरोना वैक्सीन पर बड़ा बयान दिया है। भारत दौरे पर आए अब्दुल्ला शाहिद ने कहा कि वैक्सीन को लेकर अलग अलग देशों की अभी जिस तरह की सोच है वह चिंताजनक है। वैक्सीन को लेकर राष्ट्रवादी सोच सही नहीं। यूएन के सभी 193 सदस्यों को मिलाकर इस पर विचार करना चाहिए। केरल क्यों बन गया है संक्रमण के लिहाज से चिंता का कारण? दुनिया में एक सप्ताह में कितना बढ़ गया कोरोना का खतरा? ऑक्सीजन की कमी से मौत पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या दलील दी? देखते हैं टॉप 9 महामारी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38,861 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 38,393 लोग संक्रमण से रिकवर हो गए। देश में एक दिन में महामारी ने 481 और लोगों की जान ले ली। अभी भी देश में कोरोना के करीब 4 लाख एक्टिव केस मौजूद हैं।
केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,818 नए केस आए हैं। वहीं 122 संक्रमित मरीजों की इस दौरान मौतें हो गई। केरल को लेकर एक बड़ी चिंता इस वजह से है क्योंकि यहां अभी भी बड़ी संख्या में केस आने के साथ साथ राज्य में पॉजिटिविटी रेट में भी बढ़ोतरी दिख रही है। केरल में अभी भी कोविड पॉजिटिविटी रेट 12.38% है, जो कि इस वक्त के 2.41% के राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है। पिछले 4 हफ्तों में दुनिया भर के 75% संक्रमित मरीजों में वायरस का डेल्टा वेरिएंट मिला है। इस बात की जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी है। ये मामले भारत, चीन, रूस, इजराइल और ब्रिटेन समेत दुनिया भर के कई और देशों में मिले हैं। WHO ने कहा है कि व्यापक स्तर पर टीकाकरण के प्रयासों के बावजूद कई देशों में संक्रमण के मामले बढ़े हैं, लिहाजा सरकारों को सतर्क होना होगा। दुनिया भर में कोरोना की लहर तेज हो गई है। दुनिया में एक हफ्ते में 12% मरीज बढ़े हैं। वहीं भारत के 13 राज्यों के सामने फिर से खतरे की घंटी बज रही है। भारत में रोजाना मिलने वाले नए कोरोना मामले 40,000 के आसपास बने हुए हैं। WHO ने कहा है कि पूरी दुनिया में पिछले हफ्ते कोरोना के 34 लाख नए मामले सामने आए, जो कि इसके एक हफ्ते पहले के मुकाबले 12% ज्यादा है। कोरोना ने देश से लेकर देश से बाहर तक बसे भारतीयों पर कहर बरपाया है। देश के बाहर रह रहे 3,570 भारतीय नागरिकों की मृत्यु कोरोना से हो चुकी है। इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी है। राज्यसभा में लिखित जवाब में सरकार ने ये आंकड़ा पेश किया। विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत पर फिर से संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि देश में 40 करोड़ आबादी अभी भी ऐसी है जिनमें एंटीबॉडी नहीं है। हालांकि पिछले दिनों आए सीरो सर्वे में नतीजों से ये पता चला कि देश की 2/3 आबादी में एंटीबॉडी मौजूद है। वहीं केरल, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर पूर्व के 8 राज्यों में सक्रिय मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर जारी विवाद के बीच छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कहा कि केंद्र के मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं। राज्य सरकारों से इस मामले में कभी जानकारी मांगी ही नहीं गई। न तो ICMR की रिपोर्ट में ऑक्सीजन को लेकर इस तरह का कोई कॉलम है। हालांकि सिंहदेव ने ये भी कहा कि उनके राज्य में ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं हुई हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जब कोरोना से मौत होती है तो 2 तरह की जानकारी मुख्य रूप से भरी जाती है। पहले ये कि क्या मरीज कोरोना से ग्रसित था और दूसरी ये कि क्या वो मॉर्बिडिटीज थी। ऐसा था ही नहीं कि किसी कॉलम में ऑक्सीजन की कमी से मौत की डिटेल मांगी हो। राज्यसभा में जवाब देने से पहले केंद्र ने राज्यों से कोई भी चर्चा नहीं की। आंध्र प्रदेश की एक दिव्यांग महिला सोनू सूद की ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करेंगी। महिला ने अपना 5 महीने का पेंशन सूद फाउंडेशन को डोनेट किया था। सोनू सूद ने दिव्यांग महिला की तस्वीर शेयर कर कहा कि इस महिला ने उनके सूद फाउंडेशन में रुपए डोनेट किए हैं। सोनू ने कहा था कि उनके लिए यह महिला सबसे अमीर भारतीय है। आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 की ओपनिंग सेरेमनी आज है। कौन होगा भारत की ओर से फ्लैग बियरर? और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक देखेंगे और ओपनिंग सेरेमनी। ओलंपिक से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की तीरंदाजी के रैंकिंग राउंड में दीपिका कुमारी का मैच जारी है। शुरुआती राउंड में 14वें स्थान तक फिसलने के बाद दीपिका ने जबरदस्त वापसी की और पहला हाफ खत्म होने पर 4थे नंबर पर पहुंच गई। फिलहाल दीपिका दूसरे हाफ में 7वें स्थान पर काबिज हैं। रैंकिंग राउंड के नतीजों से खिलाड़ियों की सिर्फ रैंकिंग तय होती है। इसके बाद मेडल के लिए जंग शुरू होगी। अब से थोड़ी देर बाद सुबह 9:30 बजे पुरुषों की तीरंदाजी के ही इंडिविजुअल मुकाबले में भारत के 3 तीरंदाज अतानु दास, प्रवीण जाधव और तरुणदीप राय मैदान में उतरेंगे। कोरोना के साये में दुनिया में खेलों के सबसे बड़े आयोजन टोक्यो ओलंपिक की आज से औपचारिक शुरुआत होने जा रही है। भारतीय समय के मुताबिक शाम 4:30 बजे टोक्यो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा, जो हर बार के मुकाबले काफी सादे तरीके से किया जाएगा। भारत की ओर से ओपनिंग सेरेमनी में 20 एथलीट और 6 अधिकारी हिस्सा लेंगे। भारत की तरफ से हिस्सा लेने वाले एथलीट्स में हॉकी, बॉक्सिंग, सेलिंग, जिम्नास्ट जैसे खेलों के खिलाड़ी होंगे। जिन खिलाड़ियों के मुकाबले 24 और 25 जुलाई को होने हैं, वो ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा नहीं लेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक आज मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 32वें ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह देखेंगे और टोक्यो में भाग लेने वाले भारतीय दल का उत्साह बढ़ाएंगे। पूर्व खिलाड़ी और देश की जानी मानी हस्तियां भी इस दौरान चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए जुड़ेंगी।
भारत की तरफ से फ्लैग बियरर यानी ध्वजवाहक की जिम्मेदारी मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम पर है। मैरी कॉम 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन होने के साथ साथ लंदन ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी हैं, जबकि मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। इससे पहले मनप्रीत ने 2012 लंदन और 2016 रियो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। बॉक्सिंग में पदक की सबसे बड़ी उम्मीद अमित पंघाल को पहले दौर में बाय मिली है। अमित अब सीधे 31 जुलाई को दूसरे दौर में रिंग में उतरेंगे। वहीं 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन और लंदन ओलंपिक्स की ब्रॉन्ज मेडल विजेता बॉक्सर मैरी कॉम का पहले दौर में सामना डोमिनिका की मिग्यूलिना गार्सिया से होगा। भारतीय ओलंपिक संघ ने गुरुवार को ऐलान किया है कि वो टोक्यो ओलंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता को 75 लाख रुपए और हर भागीदार राष्ट्रीय खेल महासंघ को बोनस के तौर पर 25 लाख रुपए देगा। आईओए सलाहकार समिति ने रजत पदक विजेताओं को 40 लाख रुपए और कांस्य पदक विजेताओं को 25 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया है। टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के सामने कोरोना की चुनौती बढ़ती जा रही है। गुरुवार को 2 और एथलीट कोरोना संक्रमित पाए गए। चेक गणराज्य की वॉलीबॉल खिलाड़ी मार्केता नौशूचा और नीदरलैंड्स की ताइक्वांडो खिलाड़ी रेशमी आंगिक को कोरोना संक्रमण की वजह से टोक्यो ओलंपिक से बाहर होना पड़ा। खिलाड़ियों के संक्रमण के मामले अब 10 तक पहुँच गए हैं। ओडिशा की पुरी के एक कलाकार ने ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए ओलंपिक लोगो की रेप्लिका बनाई है। उसने ये काम सैकड़ों माचिस की तीलियों का प्रयोग कर किया है। मैंने माचिस की तीली से ओलंपिक का लोगो बनाया है। इसको बनाने के लिए मुझे 1 दिन का वक्त लगा। इसमें 930 माचिस की तीली यूज हुआ है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।